में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के पार्टी इंचार्जों को तलब किया गया है। वाज़ेह है कि कल सोनिया गांधी ने इंतखाबी नतायज मंजर आम पर आने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें इंतखाबी नतायज से मायूसी हुई है और पार्टी अपना मुहासबा करेगी। 4 रियासतों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो गया है। बीजेपी ने चारों रियासतों में शानदार मुजाहरा किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मुजाहरा आम आदमी पार्टी ने किया। राजस्थान और दिल्ली में कांग्रेस बरसरे इक़्तिदार थी, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी अपनी दोनों रियासतों में इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब रही है। मजीद ये कि बीजेपी ने कांग्रेस से राजस्थान का किला भी छीन लिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त पाश दी है। दिल्ली के नतायज सबके लिए चौंकाने वाले रहे। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी ने तवक्कुआत से बेहतर मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी ने गैर मुतवक्का तौर पर 28 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी का चेहरा तस्लीम किए जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी हरीफ शीला दीक्षित को हैरत अंगेज तौर पर 22,000 वोटों से शिकस्त दी। मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में बीजेपी को 32 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 और दीगर को 2 सीटें मिली। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। राजस्थान में भी कांग्रेस का सफाया हो गया है। राजस्थान असेंबली की 199 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि बीजेपी ने 162 सीटों पर जीत दर्ज की। आरजेपी ने 4 और बीएसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। 9 सीटों पर आजाद और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। मैम एक बात बताइए, सफलता एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इतनी सफलता मिलेगी कि आपने सोचा था? हमने सोचा था कि ये 120, 125 तक जाएगा, परंतु ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हमने ये देखा था स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर जनता के मन में टीस थी, एक नाराजगी थी और एक कुराज और कुशासन से बिल्कुल तंग आ गए। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने कामयाबी का सिलसिला बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ की 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39 और बीएसपी ने 1 और दीगर ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। राजनीति की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये 10 वर्ष पूरे होने के बाद तीसरे बार इस होने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक पूरा किया है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को मैं यह जीत समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के इंतखाबी नतायज भी कांग्रेस के लिए गम और बीजेपी के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए। मध्य प्रदेश की 230 रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 165 सीटों पर, कांग्रेस ने 58 पर, बीएसपी ने 4 पर और दीगर ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की। मेरी बहनें, माताएं, मैं उनका सचमुच में माताओं बहनों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जैसा स्नेह प्यार भाई को दिया है, दुर्लभ होता है वो, सचमुच में वो दुर्लभ होता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे मजदूर, मैं किस किस की बात करूं। भारतीय जनता पार्टी का ये सौभाग्य है कि सबका स्नेह और प्यार हमने हासिल किया है और इसलिए प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। सचमुच में जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, हम सब अभिभूत हैं, हम सब अभिभूत हैं। चारों रियासतों के नतायज के मंजर आम पर आने के बाद मुल्क भर में बीजेपी के दफातर में खुशी का माहौल देखा गया।
जबकि कांग्रेस के दफातर सुनसान नजर आए। बीजेपी कारकुनों ने मुल्क के कई मकामात पर आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम करके अपनी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज रियासत के गवर्नर से मुलाकात की और काबीना का इस्तीफा पेश किया। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक गवर्नर ने नए वजीर आला की हलफबर्दारी तक उन्हें कारगुजार वजीर आला के तौर पर हुकूमत चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री के पद से अपना मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा माननीय राज्यपाल महोदय को सौंप दिया। महाराज्यपाल महोदय ने नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक मुझे और मंत्रिमंडल के सदस्यों को कार्य करने को कहा गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के शानदार मुजाहरे के बाद कांग्रेस खुद एहतसाबी की बात कर रही है। वहीं सीपीआई का कहना है कि जहां भी अवाम को कांग्रेस और बीजेपी का मुतबादिल मिलेगा, अवाम इस मुतबादिल के साथ जाएंगे। In democracy, electoral victories and defeats have to be accepted, and we will introspect, we will discuss among ourselves to see that the message of the Congress and what the Congress stands for goes to the people again. मेरे ख्याल से सारे वतन को चिंतन की जरूरत है। हम सबको चिंतन की जरूरत है कि कहाँ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी 6 महीने हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, तो इसके लिए तैयारियां आज से शुरू करनी पड़ेंगी और नया सोच लानी पड़ेगी। Really, we have not been able to get, shall we say, this message across sufficiently of the various things we have been able to do for people, and those who harped on a couple of negatives have carried the day. और अब आइए रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिन्होंने कैंपेन किया और उन लोगों का जिन्होंने आगे बैठकर या पीछे बैठकर, जहां पर भी बैठकर के कांग्रेस पार्टी का काम किया, उन तमाम वर्कर्स का, लीडर्स का और चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसके साथ ही ये कहना चाहूंगा कि कल कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी जी ने अपना थैंक्स भी दिया, और जो रिजल्ट्स आए हैं इसके बावजूद कि हमारे लिए वो बहुत शॉकिंग हैं और उस पर हमें हैरत भी, हमारी उम्मीद के बिल्कुल बरखिलाफ रिजल्ट्स आए, उसके बावजूद उन्होंने इसको यही कहा कि जब लोगों का वर्डिक्ट आता है तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि हम उसको एक्सेप्ट करें और खुशदिली के साथ एक्सेप्ट करें। उन्होंने अपने अपोनेंट्स, जो हमारी पार्टी के अपोनेंट्स हैं, जहां जहां उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको भी मुबारकबाद दी जहां जिनको कामयाबी मिली, और उसके अलावा कुछ और बातें भी कही जो आपने तकरीबन सभी आज अखबारों में रिपोर्ट की हैं। बस इन बातों को मैं कहने के बाद आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो भी सवालात हैं वो आप मुझसे पूछें। जी। Does Sheila Dixit now know that who is Mr. Kejriwal? Who is responsible? Who in the Congress party will be should be held responsible for this defeat? Mr. Rahul Gandhi or? देखिए, ये पार्टी का नहीं, अंदरूनी मामला नहीं, अंदरूनी मामला नहीं। जाहिर है अगर अंदरूनी मामला होता तो मैं आपको दूसरी तरह जवाब देता, लेकिन हमारे यहाँ देखिए जो चुनाव हुए हैं 4 स्टेट्स के अंदर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां लोकल इश्यूज भी थे
और वहां हमारी कमियां रही हैं, और जो कमियां रही हैं उसका इतराफ करना में कोई बुराई नहीं है, उसको हमें करना ही चाहिए। So, you haven't replied to my question. I think your question has been replied by the people. सर पवार साहब ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगी तो ये होता है यंगस्टर्स आपके खिलाफ जाते हो, कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। देखिए, जो हमारे अलाइज हैं वो अगर कोई रिएक्शन देते हैं तो हम लोग उनसे मीडिया के जरिए और सड़क पर खड़े होकर के बात नहीं करते। हमारा एक फोरम है, हम उनको अप्रोप्रिएट फोरम पर कन्विंस करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा है, अगर उनका कोई इतराज है तो उसको दूर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं, उन्होंने किया होगा, उनकी समझ हो सकती है। सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं। मुझसे जो सवाल आपने किया, मेरे पास वही जवाब है जो मैंने दिया है कि हम उसका अप्रोप्रिएट फोरम पर ही जवाब देंगे, और वो हमारा इंटरनल एक फोरम है जहां पर हम डिस्कस करते हैं चीजों को। कहा कि हम सब ठीक कर देंगे, तो क्या ठीक करेंगे? मतलब जो यूथ को थोड़ा और कुछ लोगों के बेटों को सत्ता दी जाएगी। देखिए, 630 असेंबली सेगमेंट्स थे, वहां पर सब आपने देखा होगा कि जो आपने जो सवाल पूछा है, कहीं पर जरूरत होती है तो टिकट दिया जाता है, जहां जरूरत नहीं होती नहीं दिया जाता। आज आप सब बात कह सकते हैं इसलिए कि मैंडेट हमारे खिलाफ आया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये आज दिल्ली की एक रिपोर्ट मैंने भी देखी कि उसमें ज्यादातर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो सब लोग हार गए, और उसमें सिर्फ हमारी पार्टी, दूसरी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। तो इसलिए अब देख रहे थे कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल मीडिया से बात कर रहे थे। एक तरह से उन्होंने खुले दिल से कहा कि हाँ, हमारे यहाँ कमियां रह गई है, हम उसको इंटरनली देखेंगे कि क्या कमियां रही है। जवाब देते बन नहीं रहा था मीम अफजल को। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया, और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। उभरते कश्मीर के अनछुए पे नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस, पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। असेंबली इंतखाबात के पोस्ट पोल सर्वे को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात करने वाले कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इंतखाबात के नताज पर हैरत का इजहार किया है। Where I came to know that we are doing exceedingly well. In fact, if you notice, 2 days after the polling, there's absolute quiet, silence in the BJP headquarters. I don't know what has happened, but I never expected this kind of a result. बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू ने कांग्रेस पर क़यादत के फुकदान का इल्जाम आयद किया है। रायपुर में बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि आवाम ने कांग्रेस और राहुल गांधी को मुस्तरद कर दिया है।
टिना फैक्टर हमारे पक्ष में काम कर रही। टिना फैक्टर क्या है? देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। वो टिना टी माने देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी। टीना। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। नेता का नाम बताने में भी संकोच कर रहे हैं वो लोग। बताए तो क्या होगा, नहीं बताए तो क्या होगा। जब सूट होता है तो नाम बताते, जब सूट नहीं होता है नाम नहीं बताते। इसलिए उनके पास नेतृत्व नहीं है। राहुल गांधी ट्राइड एंड फेल्ड है, डिजेक्टेड भी है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पीपुल रिजेक्टेड राहुल एंड कांग्रेस पार्टी गॉट डिजेक्टेड। ये स्थिति उनके सामने है। इसलिए मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहने का जरूरत नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है अब 4 प्रदेश, अगला पूरा देश, यही होने वाले हैं। कारण क्या है, देश भर में चुनाव होगा। वो चुनाव कभी भी हो सकता है। ये सरकार जो है ना, अभी जो सरकार केंद्र में है, ये सरकार कितना दिन चलेगा, आईसीयू से बाहर आने के बाद इसका क्या स्थिति होगा, क्या हालत होगा, हम नहीं बता सकते। इस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल के लिए कल मंगल से रालीगंज सिद्दी में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। अन्ना हजारे ने मरकज पर जन लोकपाल बिल के मामले पर धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। अपने आबाई गांव रालीगंज सिद्दी में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि जन लोकपाल बिल के मामले पर कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया, जो जवाब में अवाम ने कांग्रेस को मुनासिब जवाब दिया। कल से रालीगंज सिद्दी में यादव बाबा मंदिर में अनशन के लिए बैठ रहा हूँ। कब तक चलेगा अन्ना आपका अनशन? कब तक चलेगा अनशन? ये जन लोकपाल नहीं आता तब तक चलेगा। तो ये अनशन का मेरा मतलब ये कि है जन लोकपाल आना है कि 4 राज्यों के निकाल रुझान आ गए हैं। चारों राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई। इसके लिए कई कारण होंगे, लेकिन ये एक कारण है कि जन लोकपाल के लिए कांग्रेस ने पूरी देशवासियों को आश्वासन दिया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे, और जनता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण जनता गुस्सा होकर अपना गुस्सा वोट से प्रदर्शित किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज काफी हंगामा आराई देखी गई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। तेलंगाना के मसले पर सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले एमपीज ने हंगामा शुरू किया। इसके अलावा बीजेपी अरकान जस्टिस गंगुली के मसले पर हंगामा आराई शुरू की। हंगामों के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतादिद मरतबा मुलतवी की गई। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में सदर राज्य के निवास का मुतालबा दोहराया। बीएसपी सरबराह मायावती का कहना है कि यूपी हुकूमत मुजफ्फरनगर फसादात पर बरवक्त काबू पाने में नाकाम रही है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने बताया कि बीएसपी के अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों में मुजफ्फरनगर फसादात का मामला उठाया। मायावती ने मुतालबा किया कि दोनों ऐवानों में वक्फे सवालात को मुलतवी करके मुजफ्फरनगर फसादात मामले पर बहस की जानी चाहिए। बीएसपी सरबराह ने इल्जाम आयद किया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई खस्ता है। तो इसको लेकर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में दहशत का वातावरण है, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्योंकि कानून नाम की चीज उधर कुछ है नहीं, इसलिए हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर तो नोटिस दिया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लोकसभा में भी ये मामला उठाया, राज्यसभा में भी। और हमारी पार्टी की ये मांग है कि दोनों हाउस के अंदर कि ये मामला अति महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन आवर स्थगित करके हमने सभापति महोदय से रिक्वेस्ट किया कि क्वेश्चन आवर स्थगित करके तो इस मामले पर चर्चा कराई जाए और सेंटर को इसमें दखल देना चाहिए। और इतना ही नहीं, वहां पर ऐसे हालातों को देखते हुए वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने की वहां पर सब जरूरत है, लेकिन इसकी तरफ भी सेंट्रल गवर्नमेंट। मुल्क में फिरकावाराना फसादात का खतरा रोकने के लिए मुजवजा बिल को पास करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि कांग्रेस पिछले 9 बरस से इस मामले पर सियासत कर रही है। इंडियन नेशनल लीग के सदर के मुताबिक तमाम रियासतों से सलाह मशवरा के बाद
इस बिल को पास कराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए संजीदगी से कोशिश नहीं की। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज कांग्रेस की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। एक पार्टी की हुकूमत के तहत नहीं चल रहा है, ना बीजेपी और ना कांग्रेस। रीजनल पार्टियां भी हैं, जैसे शुरू में जयललिता ने मुखालफत की, अभी ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जब तक डिटेल गुफ्तगू ना हो हाउ टू कीप बैलेंस बिटवीन फेडरल बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तब तक इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ईमानदार नहीं है, बातें करती है, पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर बातें करती है, इसलिए बिल पास होने का सवाल नहीं। दरअसल कांग्रेस इसको पास नहीं कराना चाहती है, सिर्फ प्रोपगंडा करके वोट की राजनीति कर रही है। वो ईमानदार इस बिल में नहीं है। इस बिल को पास कराने में कांग्रेस गवर्नमेंट कतई ईमानदार नहीं है, और साथ ही साथ ये बसपा और मुलायम सिंह की पार्टी भी ईमानदारी से इसमें साथ देने को तैयार नहीं है। लोकसभा में हंगामे के बीच आज 2G घोटाले पर जेपीसी के मुतनाज़ा रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी गई। जेपीसी के चेयरमैन पीसी चाकू ने रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जेपीसी की रिपोर्ट पर वक्फे सिफर में बहस कराने से इनकार किया, जिसके बाद डीएमके, टीएमसी, बायामहाज और बीजेडी अरकान ने लोकसभा में एहतजाज किया। इन अरकान ने रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दिया। ए राजा और टीआर बालू समेत डीएमके के दीगर अरकान एहतजाज करते हुए विल में दाखिल हो गए और वहां रखे कुछ कागजात को फाड़ दिया। रिपोर्ट है वो एक फरेब है, एक बिल्कुल झूठा रिपोर्ट है, झूठ का पुलिंदा है। और हम लोगों ने जो डिसेंट नोट उसमें दिया था, असहमति का जो रिपोर्ट दिया था, उसको मनमाने ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। ये सारी बातें और नियमों का जो उल्लंघन हुआ है उसको हम लोग सदन के सामने रखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये अवसर स्पीकर महोदया ने हम सबको नहीं दिया। For the first time I am saying that I disapprove the way in which Madam Speaker has behaved today. This is a fraud. Report is a fraud. Report does not take into account the documents. The report has let off the Prime Minister. The report has let off the Finance Minister. The report has found out only one villain, that is Mr. Raja, as if all our other people were all angels. ये एक गलत तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट है, जैसा कि हमने देखा है उसको, और वो राजनीति के उद्देश्यों से प्रेरित रिपोर्ट है। और मुझे अफसोस है कि सभापति ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया और पॉइंट ऑफ ऑर्डर को सुनने से इनकार किया। ये संसदीय नियमों की घोर अवहेलना है और इस प्रकार से संसद की गरिमा भी प्रभावित होती। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले 6 कांग्रेस अरकान ने आज खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ कायदा 190 के तहत तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने आज लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को ये नोटिस पेश की। याद रहे कि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तमाम कांग्रेसी अरकान तेलंगाना तश्कील के फैसले के खिलाफ पार्टी हाईकमान के फैसले से शदीद नाराज हैं। कांग्रेस एमपी सुब्रम हरी ने कहा कि रियासत की मुखालफत करने वालों में आंध्र प्रदेश के वजीर आला भी शामिल हैं। అప్పటికే మేము తయారు చేసుకుని ఉన్నాం। పార్లమెంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ మూవ్ చేయాలని అండర్ రూల్ 198 ప్రకారం స్పీకర్కి నోటీస్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం। ఇది విత్డ్రా చేస్తే తప్పించి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఇవ్వడానికి మాకు అర్హత ఉండదు। మేము ఇది ఇవ్వగానే వెంటనే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశామని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం ఉంది। ఆల్రెడీ ఒకరి విషయంలో మెసేజ్ కూడా వెళ్ళింది యాక్సెప్ట్ చేయాలని। మరలా నేనే స్వయంగా ఈ 6 ఎంపీలు సైన్ చేసినటువంటి అఫీషియల్ కాపీలు రెండిట్లో ఒక కాపీ స్వయంగా స్పీకర్కి అందజేయడం జరిగింది। ఆమె ఒకసారి మమ్మల్ని చూసి నవ్వుకున్నారు। అంటే మార్నింగ్ ఏమో అంటే మామూలుగా జనరల్గా నవ్వుతారు, అదే దీంతో తీసుకున్నారు। వెంటనే సెక్రటరీ జనరల్కి పిలిచి నా ఎదురుగానే హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। సో రేపు This issue of Telangana has been hanging fire for a long time. We have taken a right decision. It was a difficult decision. Many governments did not have the courage to face this situation.
But we have taken a decision because that was the commitment of the Congress party, which was part of our manifesto also in the last election. So we have taken a decision on Telangana. So those who do not agree with that, those who probably they might not have raised this issue and the way they are expressing now in the beginning. So now they feel that, this cannot be allowed. So some members from the Andhra region has given a no confidence motion. No confidence motion, for whatever reason it is, whoever is giving that will get precedence over all other business in the House. So naturally the Speaker has to take the leave of the House. Once the leave of the House is there, then that will come for discussion. So, yeah, but I still... आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास 12 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आंध्र प्रदेश असेंबली का ये इजलास तारीखी और काफी अहमियत का हामिल होगा। असेंबली स्पीकर ने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ इम्कानी इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। याद रहे कि इस इजलास में ही तेलंगाना तश्कील का बिल पेश किया जाएगा। रियासत की तकसीम का अमल तेजी से आगे बढ़ने की इत्तलात है। आंध्र प्रदेश की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील का बिल रियासत की असेंबली में बहुत जल्द बहस के लिए पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर से रियासती असेंबली का इजलास तलब किया गया है। असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने पीर को आला ओहदेदारों के हमरा इम्कानी इजलास के पेश नजर किए जा रहे सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। మేము బందోబస్తు చేస్తున్నాము, ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన కూడా జరగకూడదు అని చూస్తున్నాము। స్ట్రెంత్ సెక్యూరిటీని ఈ ఎజిటేషన్స్ ని బట్టి కొంచెం స్ట్రెంత్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది। సో దేర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం, వి విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ and will provide proper security to the assembly and its members. माहिरीन का कहना है कि आंध्र प्रदेश असेंबली का ये इजलास हर लिहाज से तारीखी होगा। एक जानिब कांग्रेस हाईकमान ये तवक्को जाहिर कर रही है कि सदर जमहूरिया की जानिब से रवाना करदा तेलंगाना बिल को असेंबली में मंजूरी मिल जाएगी। ताहम दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी बरसरे आम खुलकर पार्टी हाईकमान के फैसले पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस हाईकमान पर तेलुगु अवाम के जज्बात से खिलवाड़ करने और तेलुगु अवाम में इंतशार पैदा करने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा रियासत के कट्टर हामी माने जाने वाले किरण कुमार रेड्डी ने पार्टी हाईकमान को खुला चैलेंज किया कि वो किसी सूरत में असेंबली में तेलंगाना बिल को शिकस्त देंगे, क्योंकि किरण कुमार रेड्डी ने इस बिल के खिलाफ वोट डालने का ऐलान किया है। 294 रुकनी असेंबली में तेलंगाना के 119 अरकान हैं। इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली का कहना है कि तेलंगाना बिल असेंबली में मंजूर होगा। इसके अलावा इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली वजीर आला के बागियाना रवैये पर शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं। तेलंगाना हामी कांग्रेस लीडरों का कहना है कि किरण कुमार रेड्डी पार्टी हाईकमान की ईमा पर वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी हाईकमान के फैसलों पर एतराज करने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और कर्नाटक जनता पार्टी के सरबराह बीएस येडियुरप्पा ने एनडीए की हिमायत का ऐलान किया। येडियुरप्पा ने आज बेंगलुरु में अपनी पार्टी की एक मीटिंग की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, ताहम उन्हें अभी तक एनडीए से कोई जवाब नहीं मिला है। Already, as you know, that I have written a letter to Lal Krishna Advani ji about our supporting NDA. So far, I have not received any letter from the NDA leaders, and I am not in touch with any national leaders in Bharatiya Janata Party. I am not touching with any national leaders, and whatever appeared in the electronic media or print media, there is no truth in it. So far, I have not asked BJP leadership for any favor, and I have not put any condition to the BJP leadership. These are all not true in the truth in this. And future our course. What exactly we should take decision in the future, in the interest of the state, in the interest of the country. मिजोरम में 40 रुकनी असेंबली नशस्तों के लिए सख्त सिक्योरिटी के बीच वोटों की गिनती जारी है। ताजा इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस ने 20 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 9 सीटों पर लीड कर रही है।
दूसरी जानिब MDA ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है और 4 पर लीड कर रही है।